Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Saini. स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा थर्मोडायनेमिक का सब्जेक्ट चल रहा है जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि हमारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इन सारे प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोसेस होते क्या हैं। और उससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स के हमारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या मतलब हमारे गैसेस के जो लो होते हैं वो कौन कौन से लो होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बात करें लास्ट क्लास में, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, और हमारा आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, तो उन सब के बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नई डेफिनेशंस के साथ। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं गैसियस लो के बारे में कि हमारे गैसियस लो क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो गैसियस लो होता है वो हमारा होता है बॉयल्स लो। अब बॉयल्स लो क्या होता है, ठीक है, तो बॉयल्स लो क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये क्या कह रहा है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे इसका मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पे क्या होगा कि P, तो P यहां पे क्या होगा, P अपॉन, अगर पी वी इक्वल्स टू, हम इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अगर मैं इस v को इधर लेके आ जाऊंगा तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के, और इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर बॉयल्स लो आता है या क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि हमारा कोई गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर इतना है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम उसका क्या होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे हम क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अपने प्रेशर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे टेम्परेचर का कहीं भी नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर विल बी सेम। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, जहां पे हमारा प्रेशर क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। वो क्या कहलाता है, हमारा बॉयल्स लॉ कहलाता है। और बॉयल्स लॉ का जो हमारा जो इक्वेशन आती है निकल के, वो आती है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे P3 V3 भी आ सकता है। तो मोस्टली जो हम करते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी गैस है उसका एक दो स्टेट होते हैं, एक इनिशियल से और फाइनल तक। ठीक है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और वहाँ पे उसकी या तो हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है या हमको प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, तो वहाँ पे हम उसका क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लो होता है चार्ल्स लो। अब चार्ल्स लो क्या होता है, तो चार्ल्स लो में क्या होता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द at a constant pressure the volume is directly proportional to the temperature। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चार्ल्स लो क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो चार्ल्स लो क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट
pressure at a constant pressure the volume is directly proportional to the temperature that is called the Charles law, that is called the चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब यहां पे तुम सोच रहे हो वॉल्यूम किसका है, तो वॉल्यूम हमारा किसका है, गैस का है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, ये हमारे क्या चले, गैस के लॉ चल रहे, जो हमारी गैसें वगैरह होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी हमारी गैसें होती हैं, जब हम उनको गर्म करते हैं, हीटेड करते हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था कि जब व्हेन वी आर अप्लाइड टू हीट टू द गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर देन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वहां पे हमारा जो वॉल्यूम होता है वो किसके, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V अपॉन टी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि V अपॉन टी को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम होगा वो किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, बट किस पे, एट द कांस्टेंट प्रेशर पर। दैट इज लॉ इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ, दैट इज लॉ इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से, अगर चार्ल्स, अगर कहीं पे हमको वॉल्यूम दे रखा है, उसका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, उसका फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, और उसका टेम्परेचर दे रखा है, और हमको उसका क्या, फाइनल टेम्परेचर बताना होगा, तो वहां पे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और इस इक्वेशन का यूज करने के बाद हम वहां पे अपना टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, चार्ल्स लॉ होगा। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा गे-लॉसियस लॉ। क्या होता है, गे-लॉसियस लॉ। ठीक है, अब गे-लॉसियस लॉ क्या कहता है, गे-लॉसियस लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट volume, at a constant volume the pressure is directly inversely the pressure is proportional to the temperature। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, गे-लॉसियस लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द गे-लॉसियस लॉ। क्या कहता है, गे-लॉसियस लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम होगा, हमारा क्या वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। P अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग कर दूं, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो गे-लॉसियस लॉ ने क्या कहा था, अपने स्टेटमेंट दिया था, इनका लॉ था एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द गे-लॉसियस लॉ। और यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है वो आते P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन निकल के आती है, जहां पे हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ओके, अब ये इसके बाद एक हमारा लॉ होता है, जिसका वो हमारा नेक्स्ट लॉ होता है आवोगाद्रो लॉ। ठीक है, अब ये वाला जो लॉ होता है वो क्या कहता है, ठीक है, आवोगाद्रो लॉ में क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट pressure and temperature, at a constant pressure and temperature the volume is directly proportional to the molecule number of molecules। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी गैस है, अगर मैं उस गैस को हीट करता हूं एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, तो उस गैस के जो मेरे मोलिक्यूल होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल। तो यहां पर क्या होगा, एवोगाद्रो लॉ में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा प्रेशर विल बी कांस्टेंट, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, तब इसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस। जो हमारी गैस है उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिफाइन करेगा उसका वो नंबर ऑफ
मोलिक्यूल के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे इक्वेशन निकल के आई थी v अपॉन v प्रोपोर्शनल n, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 अपॉन n, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ होता है। तो हमारे जो बॉयल्स लॉ होते हैं उसमें 4 लॉ होते हैं, कहने मतलब जो गैस के लॉ होते हैं वो हमारे 4 लॉ होते हैं। सबसे पहला बॉयल्स लॉ होता है, फिर हमारा चार्ल्स लॉ होता है, फिर हमारा गे-लॉसियस लॉ होता है, फिर हमारा क्या होता है, हमारा होता है एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होता है और प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था चार्ल्स लॉ के बारे में कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, उसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, हमारा प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और फिर मैंने गे-लॉसियस लॉ बताया, तो गे-लॉसियस लॉ में क्या होता है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, हमारा उसमें क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो गे-लॉसियस लॉ में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, और वहां पे जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वो क्या कहलाता है, हमारा गे-लॉसियस लॉ कहलाता है। और उसके बाद जो एवोगाड्रो लॉ होता है, एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो जहां पे n जो है वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो n की वैल्यू क्या है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, अगर आप अभी नए हो तो आपको पता नहीं होगा। p हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। p हमारा क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है। t क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस का होता है, ठीक है। और v जो होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस का होता है, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द वॉल्यूम एंड व्हाट इज द n। तो इन सबको मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है कि हमारा क्या क्या होता है, उनकी वैल्यू मैंने आपको मतलब उनका नाम आइडेंटिफाई कर दिया है कि t हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, p क्या होता है, प्रेशर होता है, v क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हमारे गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके हम क्या करते हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो गैस के लॉ होते हैं वो हमने यहाँ पे क्या करा, उनको आइडेंटिफाई करा। कैसे कैसे हमारे गैसेस लॉ होते हैं उनके बारे में हमने क्या करा, डिस्कस करा, ठीक है। उनके बारे में हमने क्या करा स्टूडेंट, डिस्कस करा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम ट्राई करेंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे अभी आप सेकंड ईयर में मतलब सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आए हो, सेकंड ईयर में आए हो, तो आपने फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और डिफरेंट टाइप के जो भी सब्जेक्ट थे उनको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अब आपका जो थर्ड सेमेस्टर है वो मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा यहाँ पे अब स्टार्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं और आगे जा जाके आपको 3-3, 4-4, 5-5 पेज के न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं एन 18.10 ml सैंपल ऑफ गैस। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारी गैस है और उस गैस में 18.10 ml मतलब उसका क्या हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। कह रहा है कि गैस इज एट 3.5 एटमॉस्फेयर, तो उसका एक प्रेशर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है, नंबर कैसे पाने होते हैं। तो सबसे पहले उसका मेथड समझ लीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि उसने क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है V1 जिसकी वैल्यू दे रखी है 18.10 ml। ml का मतलब मिलीलीटर है, किसमें, मिलीलीटर में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑफ ए गैस इज एट 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं, तो P1 की वैल्यू दे रखी है 3.5 एटमॉस्फेरिक, 3.5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, मतलब व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारा, मतलब सेकंड वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम क्या होगा इफ द प्रेशर बिकम 2.5 एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना हो जाए, 2.5 एटमॉस्फेरिक हो जाए।
तो विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, कह रहा है कि विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, जहां पे उसका क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन 18.10 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गैस, एक गैस का मेरा सैंपल है और उसका जो प्रेशर दे रखा है 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, और व्हाट विल बी द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा इफ द प्रेशर बिकम 2.5 एटमॉस्फेयर, अगर उसका प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर हो जाए विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, जहां पे हमारा मास कांस्टेंट है और दूसरा उसका टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको लो बताए थे कि कौन से लो में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लो में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लो में क्या कहते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द मास ऑफ ए गैस देन द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स लो। क्या कहलाता है, बॉयल्स लो कहलाता है। तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि पीवी बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। पीवी बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं P1 V1 बराबर के P2 V2। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, तो बाय यहां पे लिख देना बाय बॉयल्स लो, बाय बॉयल्स लो। ठीक है, ठीक है, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहां पे P1 की वैल्यू हमको दे रखी है 3.5 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू दे रखी है 18.10 इक्वल्स टू V2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ये 2.5 दे रखा है इंटू V2। तो यहां से अगर मैं V2 की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो V2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3.5 मल्टीप्लाई 18.10 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू को निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी उसको बताएंगे। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, यहाँ पे इसको मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो मैं आपको लिख देता हूं, आप सोल्व करो अपनी कॉपी में। ठीक है, आप अपनी कॉपी में सोल्व करिए इसकी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V2 3.5 मल्टीप्लाई 18.10 अपॉन 2.5। बताइए यहाँ पे V2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सोल्व करके बताइए कि हमारी V2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 25.34 ml, क्योंकि यूनिट क्या है इसकी, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, ml होगी। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, हमारे V2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 25.34 ml आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि भैया बॉयल्स लो दे रखा है, मतलब बॉयल्स लो दे रखा है क्वेश्चन में, उसने कह रहा है अमाउंट ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर, किसमें, फिक्स में। फिक्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स एक फिक्स प्राइस है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो वहां पे उसका मास और प्रेशर क्या है हमारा, सॉरी मास एंड टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, तो वो कौन सा लो होगा, हमारा बॉयल्स लो होगा। कौन सा लो होगा, बॉयल्स लो होगा। और बॉयल्स लो की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि P1 V1 बराबर के क्या होता है, P2 V2 होता है। तो इस क्वेश्चन को रख के यहाँ पे, इस इक्वेशन को रख के हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि इस सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए पंप हैज ए वॉल्यूम ऑफ 21.5 ml। ठीक है, तो कह रहा है, हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। इस सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, उसका सैंपल ले रखा उन्होंने, इन ए पंप हैज ए वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम दे रखा है V1 21.5 ml मिलीलीटर दे रखा है, एंड इट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, when the amount of gas and pressure remain constant, जहां पे गैस और हमारा प्रेशर जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर क्या है स्टूडेंट, यहां पर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द पंप,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना नया वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नया वॉल्यूम क्या है। ठीक है, नया वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन द पंप, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कहां पर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कहां पे कांस्टेंट होता है हमारा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो वहां पे जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या इक्वेशन आती है, V2 अपॉन T2 इक्वेशन आती है। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो वैल्यू को रखने के लिए हमारे हमको क्या निकालना है, V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, V2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा V1 इंटू T2 अपॉन T1, इतना हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21.5, और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 डिग्री सेल्सियस अपॉन, ठीक है, T1 की वैल्यू दे रखी है 50। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 50 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि हम क्वेश्चंस में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, अगर वहां पे हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो वहां पे हम उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 50 प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, तो 70 तो लिख लेते हैं 3, 7 और 5 12, और ये हो जाएगा 3, तो 323 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे 75 प्लस 273 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा, 303 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू को पुट करेंगे, वो वैल्यू हमारी कौन सी पुट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 21.5 मल्टीप्लाई, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 303 अपॉन, और हमारा T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 323 इक्वल्स टू, चलो इसकी कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताओ, हमारा आंसर कितना आएगा। इसकी कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू बताओ कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, वैल्यू हमारी कितनी आएगी वो हमारी वैल्यू को बताना है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, 7 और 5 12, 1 3, 323। ठीक है, 323 303। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे ऐड थोड़ा गलत हो गया ये वाला, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और 7 7 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 348 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 348। करो इसको सोल्व करो, कितना आंसर आएगा हमारा, इसको सोल्व करो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23.16, कितना वॉल्यूम है तो मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, 23.16 मिलीलीटर, 23.16 मिलीलीटर हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एट ए फिक्स्ड मतलब एट ए अमाउंट ऑफ, मतलब एट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास एंड प्रेशर, जहां पे हमारा मास और प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कौन सा, हमारा जो लो होता है वो कौन सा, हमारा चार्ल्स लो वहां पे अप्लाई करते हैं, चार्ल्स लो। ठीक है, तो चार्ल्स लो में क्या होता है, प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन द प्रेशर चेंज व्हेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमारा क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं यहां पर, डिटरमाइन द प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज को हमको निकालना है व्हेन द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या है, गिवन में हमको क्या क्या दे रखा है, गिवन में इसने हमको दे रखा है कि जो हमारा प्रेशर P1 है वो कितना है, 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है। T1 की बात करो तो T1 दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और T2 की बात करो तो T2 दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और यहाँ से हमको P2 की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो बात करते हैं 30 प्लस 273 इक्वल हमारा कितना होगा, 40 प्लस 273 हमारा कितना होगा, तो एक हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 303 केल्विन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 313 केल्विन हो जाएगा, 313 केल्विन हो जाएगा ये। इतने हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 और 3, हाँ ठीक है। तो यहां पे कह रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब हमारा वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो गे-लॉसियस लॉ हमारा क्या था, तो गे-लॉसियस लॉ क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 इंटू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 313 दे रखी है, और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 303 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना आएगा हमारा, कैलकुलेट करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.06। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.06 एटमॉस्फेयर आएगा। अब देखो मैं एक बात और बता देता हूं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर तो कर लिया होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी होगी, मैथ का पेपर था आपका, तो वहां पे कहने का मतलब क्या है, बीटेक में आपका जो 100 ms का कैलकुलेटर आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, वो आपका एग्जाम में लेना अलाउ रहता है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बट लेकिन जो एग्जाम में अलाउ होता है वो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, जो हमारा 100 ms का होता है। कितने का, 100 ms का होता है। ठीक है, तो उस तरीके उससे आप अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी वैल्यू को गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम, अभी आगे जो आपका सिलेबस आएगा, उस आगे जो आपका यूनिट आएंगी उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 3 पेज के क्वेश्चन रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आपकी गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपना क्वेश्चन को सही करने के लिए आप अपना कैलसी जरूर ले लीजिए, वो भी कौन सा, 100 ms साइंटिफिक वाला। ठीक है, तो आप उसको कैलसी लेना, तब आपकी अपनी कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P2 की जो वैल्यू आएगी 2.06 एटमॉस्फेयर की आएगी। कितनी आएगी, 2.06 एटमॉस्फेयर की आएगी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा क्या आता है, आइडियल गैस लो। आइडियल गैस लो क्या कहता है, देखो आइडियल गैस होती क्या है उसके बारे में समझते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस इज ए रियल गैस, सॉरी, आइडियल गैस इज ए परफेक्ट गैस, जो हमारी क्या होती है, परफेक्ट गैस होती है। ठीक है, वैसे हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी हमारी आइडियल गैस नहीं है, बट लेकिन अगर हम उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं देन इट विल बिकम ए आइडियल गैस। ठीक है, वो हमारी एक आइडियल गैस बन जाती है। तो आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस, हमारा जो आइडियल गैस जो था उन्होंने अपना मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, pressure and volume, all gases contain in the same number of the molecule। कहने का मतलब क्या है कि एक अगर बर्तन में, एक किसी फ्लास्क में अगर हम किसी गैस को रखते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट विल बी द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो उसके जो मोलिक्यूल होंगे उनके सेम नंबर होंगे, उनके क्या होंगे, सेम नंबर होंगे, बट लेकिन
उनका जो वेट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी गैस है, गैस के अंदर जो हमारे मोलिक्यूल हैं उन मोलिक्यूल का मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है, उनके मोलिक्यूल तो क्वांटिटी तो सेम है, बट लेकिन सबका जो वेट है वो कैसा है, अलग अलग होता है। वो हमारा क्या कहलाता है, एक आइडियल गैस कहलाता है। तो आइडियल गैस जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब हमारी एक टाइप, तो मतलब एक कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी गैस को क्या करते हैं, जब उसको प्रेशर उसका कम कर देते हैं और उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो हमारी गैस क्या हो जाती है, एक्सपैंड होने लगती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक बर्तन में हमारा क्या है, इसमें मोलिक्यूल भरे हुए हैं गैस के, ठीक है, मोलिक्यूल भरे हुए हैं गैस के। ये क्या है, कूल कंडीशन में है, किसमें है, एक हमारे ठंडे कंडीशन में है, ठीक है, जैसे हमारे ठंडा कंडीशन है। तो इसको क्या करा है, मैंने इसका प्रेशर को कम कर दिया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया और इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। तो प्रेशर कम करने पे क्या होगा, जब इसको हम प्रेशर कम करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़े, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो एक्सपैंड होने लगेंगे। क्या लगेंगे, एक्सपैंड होने लगेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा आइडियल गैस लो अप्लाई करता है, वहां पे क्या होता है, आइडियल गैस लो हमारा क्या करता है, अप्लाई करता है, और वहां पे जो हमारा आइडियल गैस लो होता है एक उसकी इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन कौन सी होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा आइडियल गैस होती है वो काफी मतलब उसके जो मोलिक्यूल होते हैं वो नेग्लेजिबल होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, नेग्लेजिबल होता है। मतलब जो हमारे आइडियल गैस होती है उसके जो हमारे मोलिक्यूल होते हैं गैस के, वो कैसे होते हैं, एक नेग्लेजिबल होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है एक नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, बट लेकिन उसके बाद पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जो हमारा गैस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। पीवी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, एन आर टी होता है। ठीक है, अब ये एन आर टी हमारी इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, किसकी, आइडियल गैस की। अब ये पीवी बराबर एन आर टी आया कहां से, पीवी बराबर एन आर टी आया कहां से, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारा क्या क्या वैल्यू हमको क्या क्या दे रखा है उसके बारे में मैं लिख देता हूं। जहां पे पी हमारा क्या है, प्रेशर, P इज द प्रेशर, ठीक है, V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, N is the number of molecules, N is the number of molecules of gas। ठीक है, यहां पे R क्या है, इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ गैस, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और T हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर है। T क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा जो इक्वेशन आई है पीवी बराबर के एन आर टी, ये आई कहां सर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, कि हमारा बोयल्स लो, क्या बोयल्स लो जो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/P के, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। और वॉल्यूम चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वहां पे हमारा टेम्परेचर के मतलब प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हमारा जो आवोगाड्रो लॉ था उसमें क्या होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शन होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन टी अपॉन पी, एन टी अपॉन पी, यही आएगा। तो एन टी अपॉन पी आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं आर, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा टी अपॉन पी। अब मैं इसको पी को इधर लेके जाऊंगा तो पी वी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर टी। तो यहां से हमारी इक्वेशन निकल के आई है, कहां से, यहां से हमारी इक्वेशन ये निकल के आई है। ठीक है, तो पीवी बराबर के एनआरटी कहां से आया, ये हमको ये एक हमारी जो इक्वेशन होती है उसको कहते हैं गैस इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो पीवी बराबर के एनआरटी, दिस इज द गैस इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है, ये हमारी गैस इक्वेशन होती है इन द आइडियल गैस की। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट हुई है वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्या था, बोयल्स लॉ था, ये हमारा चार्ल्स लॉ था, ये अवोगाड्रो लॉ था। तीनों इक्वेशन को अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं, तो मैंने यहां पे क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ये वाली इक्वेशन निकल के आई। यहाँ पे मैंने क्या करा, अल्फा को हटा के एक रेजिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई, जिसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। आर की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब गैस कांस्टेंट इसका एक वैल्यू होती है कांस्टेंट की। यहाँ पे मैंने क्या करा, पी को इधर लेके, तो पी बराबर के क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है वो कौन सी है, निकल के आई है, गैस इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना गैस इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है हमारा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा, कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच 0.654, कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो यहां पे लिख लेते हैं, गिवन में हमारा क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मुझको डिटरमाइन करना है, एट विच 0.654 मोल्स ऑफ नियोन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ गैस, गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके नंबर दे रखा है 0.654 मोल्स दे रखे हैं ऑफ नियोन गैस, इसमें नियोन गैस है। ऑक्यूपाई 12.30 लीटर, उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 12.30 लीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट 1.95 एटमोस्फेयर, और उसका प्रेशर कितना दे रखा है, 1.95 एटमोस्फेयर दे रखा है। तो हम जानते हैं बाय द गैस लॉ, यहां पे लिख देंगे बाय द गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या है हमारी, कि पीवी बराबर nRT। पीवी बराबर क्या होता है, nRT होता है। और मुझको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पीवी अपॉन nR हो जाएगा, पीवी अपॉन nR हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। P की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू क्या होती है, N की वैल्यू क्या होती है और R की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, पुट करेंगे। तो छोटा सा मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, उस नोट को ध्यान देना, उस नोट को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में एक नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उस नोट को ध्यान देना। यहां लिख देता हूं नोट, जहां पे हमारा क्या, आर एक हमारा क्या गैस कांस्टेंट है। आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो हमारी 8.31 होती है, 8.31 8.31 जूल पर, 8.31 जूल पर किलो मतलब कैल्विन मोल, कैल्विन मोल होती है, ठीक है। और एक वैल्यू होती है आर बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन किलो मोल। किलो मोल क्या होती है, किलो मोल होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा क्वेश्चन में लीटर की वैल्यू दे रखी है, तो लीटर की वैल्यू दे रखी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपना जो आर की वैल्यू होगी वो लीटर वाली लेंगे। तो लीटर वाली आर की वैल्यू कितनी, 0.082 होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में जो हमारा वॉल्यूम दे रखा है वो किस में दे रखा है, हमारा ml में दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू लेंगे 8.31। तो आपको ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, लीटर में दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू किस में लेंगे, 0.082 में लेंगे, तो ठीक है। तो पी की वैल्यू देखेंगे, पी की वैल्यू कितनी है, 1.95। वी की वैल्यू देखेंगे, वी की वैल्यू कितनी है, 12.30, ठीक है। अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 0.654। और यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी लेंगे, लीटर वाली लेंगे। तो लीटर वाली कौन सी है, 0.082। तो यहां पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो टेम्प इसको सोल्व करके बताइए, यहां पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू आएगी 447 कैल्विन, 447 कैल्विन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो 447 कैल्विन निकल के आएगा। कितना आएगा, 447 कैल्विन हमारा यहाँ पे टेम्परेचर निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट के बारे में बढ़ते हैं। अब आता है रियल गैस क्या होता है। बात करते हैं किसकी, रियल गैस की, कि रियल गैस हमारा क्या होता है। देखो रियल गैस क्या होता है, हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस वगैरह होती हैं वो रियल गैस ही होती हैं।
बट लेकिन उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम उसको आइडियल गैस बनाया जाता है, जैसे कि हम उसका प्रेशर को कम कर दिया, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो गैस हमारी कैसी बन जाती है, एक आइडियल गैस बन जाती है। बट लेकिन हमारी रियल गैस भी, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, हीलियम, ये सब हमारी जो गैस है वो हमारे क्या है, रियल गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है, रियल गैस है। अब रियल गैस क्या होती है, तो रियल गैस को कौन सी होती है, जो हमारी नॉन आइडियल गैस होती है। तो रियल गैस कैन बी डिफाइंड एज नॉन आइडियल गैस। कौन सी, नॉन आइडियल गैस, जो गैस हमारी नॉन आइडियल गैस होती है वो हमारी कौन सी, आइडियल गैस होती है, सॉरी रियल गैस होती है। ठीक है, तो जो गैस हमारी नॉन आइडियल गैस होती है वो कौन सी, रियल गैस होती है। तो whose molecule occupy a given amount of space and have the ability to interact with each other, जो क्या करे, दूसरे मोलिक्यूल के साथ, एक दूसरे के साथ कैसा करे, इंटरेक्ट करे, एक अट्रैक्ट करे, वो हमारी जो गैस कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, हमारी हमारी रियल गैस कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, रियल गैस कहलाती है। ठीक है, तो वो जो गैस कहलाती है हमारी कौन सी कहलाती है, रियल गैस कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, रियल गैस होगा। तो रियल गैस का जो हमारे मोलिक्यूल होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब जीरो के बराबर, मतलब जीरो से बड़ा होता है। जो उसके मोलिक्यूल होते हैं वो हमारे जीरो से बड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है और एक कंटेनर में हमारा ये जो मोलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो हमारे क्या है, रियल गैस। वो क्या है, रियल गैस। अगर एक कंटेनर है और यहाँ पे नन्हे नन्हे आपको ये मोलिक्यूल दिख रहे हैं वो कौन से, आइडियल गैस है। क्या है, आइडियल गैस। तो जो हमारे रियल गैस होते हैं, रियल गैस के जो मोलिक्यूल होते हैं उनका वॉल्यूम हमारा, इनका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा, इनका जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा होता है जीरो से, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लेजिबल होता है जीरो के, बट डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट नेग्लेजिबल होता है जीरो के, मतलब थोड़ा बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, उनके बारे में आपको डिफाइन किया। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बताया कि आइडियल गैस की हमारी इक्वेशन होती है, कौन सी होती है, पीवी बराबर के एनआरटी, जो आगे आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाल्टन्स लॉ होता क्या है, तो उसको अच्छे से समझेंगे डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ कहता है, मान लीजिए हमारा कोई भी 3 कंटेनर है। ठीक है, 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर का वॉल्यूम और वो तीनों कंटेनर का हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट है, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट है। अब इसके अंदर हमारी क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब इसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ है, गैस भरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि जब हम किसी कंटेनर में, अब मान लीजिए कोई भी मेरा कंटेनर है उसके अंदर मैं गैस को फिल कर रहा हूं, तो जब मैं गैस फिल करूंगा तो गैस क्या करेगी, चारों तरफ फैलेगी। भाई ये तो है नहीं कि पानी की तरह नीचे गिर जाएगी। गैस क्या होती है, उड़ती है। अगर मैं गैस को छोड़ दूंगा, जैसे आपने देखा होगा हीलियम गैस वगैरह जो हल्की गैस होती है उसको गुब्बारे के अंदर भर देते हैं और गुब्बारा क्या अगर छोड़ देंगे तो गुब्बारा उड़ जाता है, हमारा बैलून क्या करता है, उड़ जाता है, क्योंकि गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, उड़ने का ट्राई करती है। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम किसी कंटेनर में, मान लीजिए हमारा कोई भी एक इस टाइप का कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पे इसका होल है, यहाँ पे मैं इसको गैस भर रहा हूँ। तो जब मैं इसके अंदर गैस भरूंगा तो गैस क्या करेगी, चारों तरफ को अट्रैक्ट करेगी, अपना चारों तरफ भाग, मतलब भागेगी, चारों तरफ भागेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं बैलून के अंदर हवा को भरता हूं तो उसके बाद मैंने उसके अंदर उसको टाइट से बांध दिया, जब मैंने उसको खोला तो खोलने पे क्या हुआ, उसकी सारी गैस बाहर की तरफ निकल गई अपने आप ही। मैंने तो नहीं निकाली बट लेकिन अपने आप बाहर निकल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं अपने आप को क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो जब हम किसी भी बर्नर में, किसी भी फ्लास्क में जब हम क्या करते हैं, गैस को भरते हैं, तो गैस को भरने के दौरान क्या होगा, जो हमारी गैस होती है वो क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। कहने का मतलब एक हमारा
फोर्स लगाती है बाहर की तरफ, तो उससे क्या होगा, इसका जब हम मतलब किसी मतलब उसके अंदर ज्यादा एयर को भर देते हैं तो उसका एरिया फैल जाता है, ठीक है। जैसे आपका गुब्बारा होता है, बैलून होता है, बैलून में एयर को भरेंगे तो उसका एरिया बड़ा हो जाता है। या आपका जैसे टायर की ट्यूब होती है, आप उसमें हवा भरते हो तो हवा भरने के बाद वो थोड़ा फूलने लगती है, उसका एरिया बड़ा होने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है उसके ज्यादा अंदर अगर हम एयर को भर देते हैं तो फट जाती है, ठीक है। तो कंडीशन होते हैं, बट लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तीनों का सेम, और सेम अमाउंट में हमने क्या कर रखा है, इसमें गैस को भर रखा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई गैस मेरी ए है, यहाँ पे कोई गैस बी है, और यहाँ पे कोई गैस सी है। तो इससे लगने वाला जो प्रेशर है वो मान लीजिए P1 है, इससे लगने वाला प्रेशर मान लीजिए P2 है, इससे लगने वाला प्रेशर क्या है, P3 है। कहने का मतलब क्या है कि जो गैसेस होंगी वो गैसेस अपना अपना क्या लगाएंगी, अलग अलग फोर्स लगाएंगी। मान लीजिए ये वाला हमारा प्रेशर P1 लगा रही है, ये प्रेशर P2 लगा रही है, इसमें दूसरी गैस है, इसमें दूसरी गैस है, इसमें दूसरी गैस है। तो हर गैसों के मॉलिक्यूल हमारे अलग अलग होते हैं, हर गैस अलग अलग अपना प्रेशर लगाएगी। तो इसका प्रेशर मान लीजिए P1 लगा रहा है, ये P2 लगा रहा है, P3 लगा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि उस कंडीशन में हमारा जो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि तीनों का जो प्रेशर होगा वो हमारा टोटल प्रेशर होगा। तीनों का जो हमारा एक प्रेशर होगा, एक इसमें कंटेनर में जो हमारा प्रेशर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, पी का टोटल प्रेशर होगा। क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो पी टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P1 के प्लस P2 के प्लस P3 के इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कितनी भी गैसें हो, अब हम इसका यहाँ पे जो P टोटल निकल रहा है वो इक्वल होगा, वो समेशन होगा इन तीनों प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आगे भी और कंटेनर लगा सकते हैं सभी का। वहां पे कैसे अब प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्टूडेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ए गैस लॉ व्हिच स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। जो मेरा टोटल प्रेशर यहाँ पे मैंने इन तीनों को, फिर मैंने क्या करा, अभी तो मेरी गैस अलग अलग है, ए गैस, बी गैस, सी गैस, तीनों गैसों को मैंने अलग अलग कंटेनर में भरा हुआ है। अब मैंने क्या करा, इन तीनों गैसों को एक ही कंटेनर में भर दिया। अब एक कंटेनर में भरने के बाद जब ये गैस क्या कर रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, एक प्रेशर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कितना लगा रही है वो हम गैस को कैसे मेजर कर पाएंगे। तो कैसे मेजर करेंगे, मैंने इनको तीनों को मिक्स करके इसमें अंदर भर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रेशर लगाएगा, तीनों गैस अपना अपना प्रेशर लगाएंगी। तो तीनों गैस अपना अपना एक प्रेशर लगा रही हैं। अब मुझको नहीं पता कि कौन सी गैस कितना प्रेशर लगा रही है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, तीनों गैसों को अलग अलग कंटेनर में भर दिया। और इसका मान लीजिए यहाँ पे कोई ये वाली जो गैस है ए, मान लीजिए मेरा कोई 5 बार प्रेशर लगा रही है, ये 2 बार लगा रही है, ये 3 बार लगा रही है। तो यहाँ पे मेरे जो टोटल प्रेशर आएगा, जो यहाँ पे टोटल प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा वो कितना लगेगा, 5 2 7 और 3 10 बार मेरा प्रेशर लग रहा है, 10 बार मेरा प्रेशर लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ने ये कहा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, sum of the partial pressure exerted by each individual gas in the mixture, that is called the Dalton's law, that is called the Dalton's law, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो Dalton's law होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारे जो गैस के लॉ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलोसियस लॉ, आवोगाड्रो लॉ, इन लॉ के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे जो लॉ होते हैं कैसे कैसे होते हैं, उनको डिफाइन कैसे किया कि हमारा जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ा, उनके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पढ़ा कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर के nRT। और हमारा रियल गैस पढ़ा, रियल गैस क्या होता है, नॉन आइडियल गैस, दैट इज कॉल्ड द रियल गैस। जो हमारी गैस नॉन आइडियल गैस होती है वो हमारी रियल गैस कहलाती है। उसके बाद हमने डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक को कवर किया, इन सबकी डेफिनेशन को पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, वंडर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे, वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।